नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आरजीएस एकेडमी पर। चलिए शुरू करते हैं। मैंने कहा है कि आरओ के लिए विशेष क्लास चलाई जाएगी और इसलिए मैं सिर्फ आरओ पर ही फोकस करके वीडियो बना रहा हूं। पीछे मैंने 2 वीडियोस बना रखे हैं जो आरओ स्पेशल के लिए हैं। हालांकि काम तो करेंगे, आपके पीसीएस में भी वनडे एग्जाम में भी काम कर जाएंगे क्वेश्चन, क्योंकि अभी पेट का जो पेपर हुआ है उसमें क्वेश्चन को काफ़ी अंदर जा करके आयोग ने पूछा है। तो परीक्षा का पैटर्न बदल रहा है, इसलिए आप थोड़ा डीपली पढ़ने की आदत डालो। बाकी चीज़ें मैंने बोला है कि 2 महीने ढाई, जब तक आरओ का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक लगातार इस पे वीडियो बनता रहेगा और लगातार आपके पास जितने भी वीडियो जाएंगे सब मतलब काम के ही जाएंगे, तो विश्वास रखिए। और आज मैंने एक चैप्टर उठाया हुआ है आधुनिक भारत के इतिहास से, और आधुनिक भारत के इतिहास में मैंने बंगाल विभाजन से लेकर के स्वतंत्रता आंदोलन तक के फैक्ट को उठाया है। उसमें एक फैक्ट है जो आईएमपी तिथियां हैं, आप लोग पेपर उठा करके देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। या तो वन लाइनर क्वेश्चन में क्वेश्चन कर देता है कि सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा कब हुई थी या कराची अधिवेशन कब हुआ था वगैरह करके कोई भी क्वेश्चन आपसे कर सकता है। तो यहाँ सुमेलित करने के लिए भी पूछते हैं या क्रम को सजाने के लिए आरोही और अवरोही क्रम में पूछते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आने ही आने हैं। इसीलिए मैंने बंगाल विभाजन से लेकर के स्वतंत्रता आंदोलन तक की महत्वपूर्ण तिथियों को उठाया है, जो बार बार एग्जाम में आते हैं, रिपीटेड होते रहते हैं और आते रहेंगे ही। तो शुरू करते हैं हम लोग पहले ही क्वेश्चन से। बंगाल विभाजन की बात करें तो पहला हमारा फैक्ट जाता है 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा, बंगाल विभाजन की घोषणा, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन, बंगाल विभाजन की घोषणा किस तिथि को की गई थी? तो आपका ऑप्शन है 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। अब बंगाल विभाजन की घोषणा और बंगाल विभाजन लागू होना दोनों में अंतर है। दूसरा फैक्ट देखते हैं, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा लागू कर दी गई। ये चीज है, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? तो 20 जुलाई 1905 और बंगाल विभाजन की घोषणा लागू कब करी गई? तो ये अंतर हो जाता है, इसको आप एग्जाम में ध्यान में रखिएगा। लागू करना और घोषणा करना दोनों में अंतर है, ठीक है। अब इसी से संबंधित थर्ड फैक्ट ये है कि 1907 ईस्वी में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में, अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। देखिए, कॉन्सेप्चुअल हम आज नहीं लेकर के चल रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल लेकर के चलेंगे तो स्वदेशी आंदोलन का एक अलग से वीडियो बनेगा, वहां पे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फैक्ट है, कॉन्सेप्चुअल प्लस फैक्चुअल दोनों। मैंने एक बार बता दिया है कि मैं आज तिथियों पर फोकस कर रहा हूं। आप पुराने क्वेश्चन पेपर उठा करके देखिए, यहाँ से क्वेश्चन 1 या 2 नंबर के पक्के हर एग्जाम में बनते ही बनते हैं, और खासकर पीसीएस, किसी भी स्टेट का पीसीएस हो और आरओ हो, इसमें तो बनना ही बनना है। तो 1907 ईस्वी में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था और उस सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में फूट पड़ी थी, कांग्रेस का विभाजन हो गया था। अब उसमें इसी बंगाल विभाजन को लेकर के ही हुआ था कि कुछ लोग बंगाल विभाजन का जो विरोध करेंगे उसके तरीके को लेकर के हुआ था। कुछ लोग उग्रवादी तरीका अपनाना चाहते थे, कुछ नरमवादी तरीका अपनाना चाहते थे, ठीक है। तो गरम दल और नरम दल हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे क्लियर हो जाएगा, देख लेंगे। अगली तिथि इसके बाद आती है चौथी, मार्ले मिंटो
सुधार, ये कब? 1909 में। और यही मार्ले मिंटो सुधार जाकर के बाद में भारत शासन अधिनियम 1909 बन जाता है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं एकदम तिथि के साथ ही। पांचवा फैक्ट अगर हम देखें तो 1900 दिसंबर है ना, दिसंबर और तिथि इसकी है 12 दिसंबर, दिसंबर 12 1911 को दिल्ली दरबार, मैंने कहा है कि मैं सिर्फ तिथियों पर चल रहा हूं, कॉन्सेप्चुअल नहीं चलेंगे। अभी 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। वहीं पर उन पे बम भी फेंका गया था और दिल्ली षड्यंत्र का मुकदमा भी चला था। तो ये भी सारी चीजें आईएमपी है आपके लिए। तो यहीं पर एक दो चीजें और देख लेते हैं, इससे आईएमपी फैक्ट है छठा। इसी दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई, यानी कि सन 1911 में ही जॉर्ज पंचम और मेरी आई थी उस समय। तो उन्हीं के स्वागत समारोह में लॉर्ड हार्डिंग जी गए हुए थे। तो उसी दरबार में बंगाल विभाजन के रद्द करने की घोषणा कर दी गई। तो अगर पूछता है कि बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा कब की गई, तो आपका ऑप्शन 1911 होता है। और अगर क्वेश्चन करता है कि नहीं सॉरी, ठीक है, यहीं पर एक और निर्णय लिया गया था जो कि बहुत ही आईएमपी है। क्या निर्णय लिया गया था? निर्णय ये लिया गया था कि कलकत्ता से राजधानी दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा की गई थी। तो इसी दरबार में सातवां फैक्ट हमारा जाता है, इसी दरबार में यानी दिल्ली दरबार में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन की घोषणा ये भी चीज आईएमपी है, लेकिन इसका भी सन 1911 ही होगा। ठीक है, अब देखिए, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी हस्तांतरण की या परिवर्तन की घोषणा 1911 में करी गई लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा, जब दिल्ली दरबार लगा हुआ था। कौन आया था? जॉर्ज पंचम और मेरी। तो उसी समय, लेकिन घोषणा 1911 में की गई, लेकिन इसे क्रियान्वित कब किया गया? अगर क्वेश्चन करे कि दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया, तो आपका ऑप्शन जाएगा 1912 ईस्वी में। ठीक है, तो आठवां में हम लोग देखेंगे कि दिल्ली को राजधानी उन्नीस सौ 12 में बनाया गया। या क्वेश्चन करे कि जो 1911 में राजधानी परिवर्तन की घोषणा करी गई थी, उसका क्रियान्वयन कब हुआ था, तब सन आपका बदल जाएगा, सन 1912 होगा। इस फैक्ट पे आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसको मिटा करके आगे चलते हैं। नहीं, एक आध फैक्ट और हो जाएंगे। अब आते हैं हम लोग 9वां फैक्ट पे, होम रूल लीग। तो यहाँ पे दो चीजें हमारे लिए जाननी जरूरी है। होम रूल लीग की अगर बात करें तो दो होम रूल लीग की स्थापना हुई थी, एक तिलक द्वारा, एक एनी बेसेंट द्वारा। दोनों लोगों की तिथियों में अंतर है और यहाँ से फैक्चुअल के साथ साथ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं। होम रूल लीग पर हमारा अलग से वीडियो बनेगा, अभी सिर्फ हम तिथियों पर चल रहे हैं। ठीक है, तो तिथि को देख लेते हैं। होम रूल लीग में पहले तिलक की अगर होम रूल लीग की बात करें तो ये 28 अप्रैल 1916 को बनी थे। और इसका केंद्र जो था, मुख्य केंद्र जो था, वो था पूना। ठीक है, और अगर हम बात करें इनकी एनी बेसेंट के लेख की,
एनिबेशन के लिखी, तो इनकी बनी थी 16 सितंबर 1916 को, और इसका स्थान जो था ये था मद्रास। तो होम रूल लीग सोसाइटी की जो स्थापना हुई थी, तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। इसके पहले सचिव कौन था, अध्यक्ष कौन था तिलक की होम रूल लीग का या एनिबेशन की होम रूल लीग का। तो मैंने बता दिया है कि मैं सिर्फ तिथियों पर जा रहा हूँ और आपको 1 या 2 नंबर कंफर्म करने हैं। बाद में कॉन्सेप्चुअल हम होम रूल लीग पढ़ लेंगे। तो सिर्फ इतना हम लोग जानते हैं कि होम रूल लीग की स्थापना में, तिलक की होम रूल लीग की स्थापना 28 अप्रैल 1916 को हुई थी, और एनिबेशन के होम रूल लीग की स्थापना 16 सितंबर 1916 को हुई थी। और तिलक की होम रूल लीग का मुख्य केंद्र जो था पूना में था, ठीक है, और एनिबेशन की होम रूल लीग का मुख्य केंद्र मद्रास था, ठीक है। तो उसमें जब कॉन्सेप्चुअल पढ़ेंगे तो कई सारी चीजें हमको और पढ़नी है, ठीक है। तो मैं बार बार इसको बोल रहा हूँ, इसको मैं मिटाता हूँ। मिटाने के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले फैक्ट को देखते हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही मिटाने में। अब चलिए कुछ आईएमपी फैक्ट देखते हैं। मॉन्टेग्यू घोषणा, मॉन्टेग्यू घोषणा, ठीक है। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी आया था। तो उससे पहले मॉन्टेग्यू की घोषणा हुई थी, और उसकी तिथि क्या है, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। तो मॉन्टेग्यू घोषणा कब हुई थी, इसकी तिथि है 20 अगस्त 1916, ठीक है। मॉन्टेग्यू घोषणा की तिथि 20 अगस्त 1916 है, और इसी के बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया था। 16 के बाद लगभग 19 में आया था। तो यहीं पे इसको भी देखना सही रहेगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, ये 1919 में आया था। तो यहां से 2 चीजें हमको ध्यान में रखनी। हाँ, एक चीज और, यहाँ पे ये जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम है, इसी को भारत शासन अधिनियम 1919 भी बोला जाता है, जिसमें कई सारे प्रावधान थे। भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919 भी बोला जाता है। तो इस पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मॉन्टेग्यू घोषणा और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1919 के डेट्स में अंतर है। एक की है 20 अगस्त 1916 मॉन्टेग्यू घोषणा की, और इसकी है भारत शासन अधिनियम की 1919, ठीक है। अब देखते हैं, हाँ बहुत ही आईएमपी है, राउलेट एक्ट, राउलेट एक्ट, इसकी तिथि एकदम आईएमपी है, पूरा एग्जैक्ट तिथि है 18 मार्च 1919। अब राउलेट एक्ट को काला अधिनियम, बिना वकील बिना दलील वगैरह कई सारे नामों से इसको पुकारा जाता है, और राउलेट एक्ट से भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कॉन्सेप्चुअल तो हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, हम सीधे सीधे तिथियों पर ध्यान दे रहे हैं। तो इसकी तिथि हमको याद करके रखना है। मैंने बताया है कि आरोही और अवरोही क्रम में सजाने को आता रहता है। तो राउलेट एक्ट तो कई बार पूछा गया है, और वन लाइनर भी पूछा गया है, और इसको क्रम वाइज में भी पूछा गया है। तो 18 मार्च 1919 आपको एकदम से याद होना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। इसी के बाद राउलेट एक्ट के बाद एक भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण वहसी पूर्ण या क्रूरतापूर्ण एक घटना घटी थी, जिसको हम कहते हैं जलियांवाला बाग नरसंहार या हत्याकांड। इसकी तिथि भी बहुत ही आईएमपी है। तो चौथे फैक्ट में हम लोग देखेंगे क्या, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला
बाग हत्याकांड, इसको हत्याकांड या नरसंहार भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत से लोग मारे गए थे, जिसमें छोटे बच्चे से लेकर के स्त्री वृद्ध सब शामिल थे। ठीक है, तो रौलट एक्ट पर भी वीडियो बन जाएगा। रौलट एक्ट, अरे सॉरी, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर भी वीडियो बहुत ही आईएमपी है। फिलहाल जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ये इसका सन आपको याद करके रखना है, बहुत ही आईएमपी है। 13 अप्रैल 1919। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद बहुत सारी चीजें हुई थी, किसी ने अपनी उपाधि वापस कर दी थी, कई सारी चीजें जिसको हम लोग कॉन्सेप्चुअल में देखेंगे। लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ब्रिटिश सरकार ने अपने मतलब डायर के कारनामों को छुपाने के लिए बहुत सारे प्रयास भी किए गए थे। उसी में एक कमीशन की नियुक्ति करी गई थी, हंटर कमीशन। ये चीज आईएमपी है। पांचवा हमारा जाता है हंटर कमीशन। हंटर कमीशन, इसकी तिथि अगर देखा जाए तो है इसका अक्टूबर में इसको गठित किया गया था, अक्टूबर 1919 में। हंटर इसके अध्यक्ष थे, इसलिए इसको हंटर कमेटी के नाम से जाना जाता है। और हंटर कमेटी में कई सारे और भी सदस्य थे, जैसे राइस थे, जॉर्ज बैरो थे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि हंटर कमेटी का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था। मैंने इस पर वीडियो बनाया है, पढ़ा दिया, आप पिछले वीडियो में जाकर के हिस्ट्री के देख सकते हो, आधुनिक भारत के इतिहास में। तो हंटर कमीशन की स्थापना अक्टूबर 1919 में होती है। लेकिन हंटर कमीशन ने पूरी लेपापोती की थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के मामले पर, इसलिए रुष्ट होकर के कांग्रेस ने भी अपनी एक कमेटी बनाई हुई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की अध्यक्षता के लिए, जिसको कहा जाता है तहकीकात कमेटी। तहकीकात कमेटी। और इस तहकीकात कमेटी के अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय जी थे। एक क्रम है इसका, मदन मोहन मालवीय मतलब एक चीज आपको ध्यान में रखना है, तहकीकात कमेटी अगर क्वेश्चन करता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में मतलब कांग्रेस की कौन सी कमेटी स्थापित हुई थी, और ऑप्शन जाता है तहकीकात कमेटी। अध्यक्ष कौन थे, मदन मोहन मालवीय। इसमें भी 3-4 सदस्य थे। तो सदस्यों का नाम अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, वीडियो लगातार जाते रहेंगे, आपको मिल जाएगा। ठीक है, सिर्फ अध्यक्ष को जान लेते हैं। मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी की स्थापना करी गई थी। तो ये क्रम है, जलियांवाला बाग हत्या, पहले रौलट एक्ट आया, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर हंटर कमीशन की नियुक्ति होती है, फिर तहकीकात कमेटी की नियुक्ति होती है। इसके बाद हम देखते हैं 1919। हाँ, एक चीज और देख लेते हैं, गांधी जी के भारत में आगमन के बाद से, चूंकि जनवरी 1915 में भारत आ चुके थे, तो उन्होंने 3 आंदोलनों में भाग लिया था। आंदोलन नहीं, सत्याग्रह की बात कर सकते हैं, जिसमें एक है चंपारण, एक है अहमदाबाद मजदूर और एक है खेड़ा। तो तीनों को देखेंगे, तीनों का क्रम कई बार एग्जाम में पूछा है, तो इसको देख लेते हैं। 7वें पे चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, इसकी जो तिथि है 1917 है, 1917 में। फिर इसके बाद, इसके जस्ट बाद 8वें पर आ जाता है अहमदाबाद, अहमदाबाद का मजदूर आंदोलन। ये है हमारा 1918 में। ठीक है, इसके बाद एक और सत्याग्रह होता है जिसका नाम है खेड़ा आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह कह सकते हैं, सत्याग्रह। ये इसका क्रम है, इसकी भी तिथि 1918 ही है, आगे पीछे है। तो ये क्रम है, सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह, फिर इसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, इसके बाद खेड़ा आंदोलन हुआ था। और यही चंपारण जो आंदोलन हुआ था, चंपारण आंदोलन को सत्याग्रह कहा गया इसलिए क्योंकि यह महात्मा गांधी जी, पूछा गया क्वेश्चन रिपीटेड है, महात्मा गांधी द्वारा प्रथम सत्याग्रह कहाँ पे किया गया, तो चंपारण आंदोलन में ही किया गया था। तो ये वाली चीज आपको भूलना नहीं है, क्रम भी इसका भूलना नहीं है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, इसके बाद मिटाते हैं, तब चलते हैं आगे। अब हम लोग चले आएंगे खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन पे।
क्योंकि खिलाफत आंदोलन की पृष्ठभूमि से ही असहयोग आंदोलन का जन्म हुआ था। तो खिलाफत आंदोलन की तिथि देखेंगे, इसके बाद असहयोग आंदोलन की तिथि देखेंगे। असहयोग आंदोलन की तिथि तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सबसे पहले चलते हैं खिलाफत आंदोलन पे। खिलाफत आंदोलन, पहला फैक्ट देखें, खिलाफत आंदोलन ये शुरू हुआ था, मान सकते हैं हम, 23 नवंबर 1919 को, और इसके बाद असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को, 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, तो ये चीजें बहुत ही आईएमपी है। खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन पे जब एक वीडियो बनाया जाएगा तो वहां पे हम लोग कॉन्सेप्चुअल फैक्चुअल सब कुछ देख लेंगे, कदम दर कदम बढ़ते हुए। खिलाफत आंदोलन का रीजन क्या था, वो तुर्की के शेवर्स की संधि वगैरह वगैरह, तो कई कई सारी चीजें इसमें है। लेकिन अभी सिर्फ तिथियों पर ध्यान दे रहे हैं जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो खिलाफत आंदोलन हो गया, एक क्रम हो गया आपका 23 नवंबर 1919, और इसके बाद असहयोग आंदोलन हो गया 1 अगस्त 1920। और इस असहयोग आंदोलन के दौरान कई सारे घटनाएं घटित हुई थी जिसका क्रम पूछता है असहयोग आंदोलन के दौरान। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि असहयोग आंदोलन के दौरान हाँ, तिलक स्वराज फंड की स्थापना हुई थी। तिलक स्वराज फंड की स्थापना ये कब हुई थी? 1921 में। क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है कि असहयोग आंदोलन जैसे ही शुरू हुआ 1 अगस्त 1920 को, उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। इसलिए उनके सम्मान में, या कह सकते हैं कि गांधी जी की जो रणनीति थी जनता को किसी भी आंदोलन से जोड़ने की, तो बड़ी ही मतलब रणनीतिक होती थी, कारगर होती थी, और जनता उसमें जुड़ जाती थी। तो तिलक स्वराज फंड की स्थापना कब होती है? असहयोग आंदोलन के तुरंत, असहयोग आंदोलन के बाद 1921 में तिलक स्वराज फंड की स्थापना हो जाती है। इसके बाद चौथा, नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन होता है। प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन। ठीक, इसके बाद इसी असहयोग आंदोलन से जुड़ा हुआ है गुरुद्वारा सुधार आंदोलन। ये 1922 में शुरू हुआ था। 1922 में। एक है हमारा झंडा सत्याग्रह। सत्याग्रह ये 1923 में। आप पुराने क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लीजिए, यहां से क्वेश्चन आए हुए हैं, ये इसका क्रम है। क्योंकि जब 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू होता है तो उसी से संबंधित ये सारी चीजें हैं। प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन भी असहयोग आंदोलन जब चलता है उसी के दौरान होता है, और उसी के दौरान हम देखते हैं कि तिलक स्वराज फंड की भी स्थापना होती है, और इसी आंदोलन के दौरान गुरुद्वारा सुधार आंदोलन, क्योंकि ये पंजाब में अकालियों द्वारा शुरू किया गया था। भ्रष्ट जो महंत थे उनके चंगुल से गुरुद्वारों का उद्धार करने के लिए। तो कहीं ना कहीं कई सारे ऐसे आंदोलन थे जो पहले से चल रहे थे, वो असहयोग आंदोलन का हिस्सा बन गए। ठीक, तो गुरुद्वारा सुधार आंदोलन भी 1922, और झंडा सत्याग्रह जो शुरू हुआ था ये 1923 ईस्वी में शुरू हुआ था। ठीक है, अब इसके बाद चौरी चौरा। ठीक है, चौरी चौरा कांड हो जाता है। इसकी तिथि है 5 फरवरी
1922। ठीक है। अब ये चौरी चौरा कांड क्या था? चौरी चौरा कांड जो भी था इसको हम लोग कॉन्सेप्चुअल बाद में पढ़ेंगे, अभी तिथि फैक्चुअल पढ़ना है। 5 फरवरी 1922 को, ये इसका असहयोग आंदोलन के दौरान इसका क्रम है। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था और चौरी चौरा कांड के विरोध में ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ठीक है, तो ये भी चीज बहुत ही अहम थी। असहयोग आंदोलन वापस कब लिया गया? तो 8वें फैक्ट में हम देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन वापस गांधी जी ने लिया था 12 फरवरी 1922 को। तो इस असहयोग आंदोलन से ये वाला क्रम हमको ध्यान में रखना है। 12 फरवरी 1922 को इन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। कथन और कारण में भी क्वेश्चन करे तो चौरी चौरा कांड था। हालांकि इतिहास में बहुत सारी चीजें मिलती है कि गांधी जी ने बढ़ती हुई लड़ाकू और जुझारू ताकतों को देखते हुए आंदोलन को वापस ले लिया। कई सारी चीजें, मार्क्सवादी विचारधारा के लेखक कई सारी चीजें, मतलब इनके विरोधी कई सारी बातें इसमें लिख करके लिखते हैं। जवाहरलाल नेहरू भी इससे प्रसन्न नहीं होते हैं, वो भी कुछ ना कुछ कह देते हैं। तो कई सारे लोगों ने, सुभाष चंद्र बोस ने भी मतलब असहयोग आंदोलन लेने का विरोध किया था। लेकिन गांधी जी की जो रणनीति थी संघर्ष करने की, जिसमें जनता को जोड़ना था, इनको जनता के साथ लेकर के चलते थे। तो इसमें बाद में अगर हम लोग कॉन्सेप्चुअल पढ़ेंगे तो वहां पे हमारा क्लियर हो जाएगा कि इन्होंने मतलब किसी अंग्रेजों के शक्ति से डर करके आंदोलन को वापस नहीं लिया था, बल्कि इनकी जो रणनीति थी संघर्ष विराम संघर्ष की। इनका कहना था कि जनता के किसी भी मतलब अत्याचार को सहने की असीमित क्षमता नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं संघर्ष में विराम ठहराव आता है या जनता को सुस्ताने की जरूरत पड़ती है। तो इनका यही कहना था कि पहले संघर्ष करो, फिर जब आपकी ऊर्जा कम हो जाती है, जब आपको ऊर्जा की आवश्यकता पड़े तो फिर से एनर्जी ले लीजिए, विराम करिए, मतलब सुस्ताइए, फिर एनर्जी लेकर के फिर आगे बढ़िए। उनकी ये रणनीति थी। हालांकि इस पे चर्चा आगे भी करी जाएगी। तो 12 फरवरी 1922 को इन्होंने वापस ले लिया था। कहां से? बारदोली से। जब 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया तब कुछ लोग इससे नाराज हो गए और कांग्रेस से अलग होकर के एक नई पार्टी की स्थापना कर ली, जिसको कहते हैं स्वराज पार्टी। यहां से भी क्वेश्चन आता है, नवा फैक्ट में देखेंगे। स्वराज पार्टी की स्थापना, स्वराज पार्टी की स्थापना ये मार्च 1923 में होती है, मार्च 1923 में। और इसकी स्थापना में 2 लोगों का मेन योगदान था। एक हमारे थे, इसकी स्थापना इलाहाबाद में होती है, आधुनिक प्रयागराज में, इलाहाबाद। और मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास ने इसकी स्थापना करी थी। ठीक है। इसके बाद एक घटना और घटित होती है, गांधी-दास पैक्ट को देख लेते हैं। गांधी-दास पैक्ट यानी समझौता। ये होता है नवंबर में 1924 में। थोड़ा देख लें, दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, दिख रहा है। अब देखिए यहां से गांधी-दास पैक्ट या समझौता, चूंकि स्वराज दल की स्थापना हो गई थी तो बाद में जाकर के कांग्रेस को लगा कि नहीं, मतलब अगर हमको लड़ना है ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध तो एकजुट होकर के लड़ना होगा। तो यहीं पर एक समझौता होता है किसके बीच? महात्मा गांधी और चितरंजन दास के बीच, जिसको गांधी-दास पैक्ट समझौता या गांधी-दास पैक्ट या गांधी-दास समझौता कहा जाता है। ये 1924 नवंबर 1924 में हुआ था। तो इन क्रमों को आप याद करके रखेंगे। खिलाफत आंदोलन 23 नवंबर 1919, ठीक है। इसके बाद 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। इसके बाद तिलक की मृत्यु के बाद 1921 में तिलक स्वराज फंड की स्थापना हुई थी। नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन हुआ था। गुरुद्वारा सुधार आंदोलन 1922 में झंडा
सत्याग्रह 1923 में, चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को, असहयोग आंदोलन वापस इन्होंने लिया 12 फरवरी 1922 को। कहाँ से? बारदोली से। ठीक। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? मार्च 1923 में हुई थी। ये क्रम है, इलाहाबाद में हुई थी। और इसकी स्थापना करी थी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। इसके बाद दोनों लोगों में बाद में समझौता हो गया था, तो नवंबर 1924 ईस्वी में दोनों में समझौता हो गया, फिर से कांग्रेस एक साथ मिलकर के काम करने लगी। चलिए इसको मिटाते हैं, इसके बाद देखते हैं इसका क्रम क्या है। आज हम लोग फैक्चुअल सभी तथ्यों को देख लेंगे जो कि आईएमपी है एग्जाम के दृष्टिकोण से। और मुझे विश्वास है कि यहां से एक क्वेश्चन आना ही आना है। अब देखिए होता क्या है, जब गांधीदास पैक्ट हो जाता है नवंबर 1924 में, इसके बाद उसके तुरंत बाद दिसंबर में कांग्रेस की बैठक आयोजित होती है, कांग्रेस का अधिवेशन होता है। तो ये भी बहुत ही आईएमपी हो जाता है कि दिसंबर 1924 के में, दिसंबर 1924 में कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में, कांग्रेस के बेलगांव कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में, तो इसको भी देखेंगे। बेलगांव अधिवेशन में गांधी जी को अध्यक्ष बनाया गया, गांधी जी को अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, तो ये वाला आईएमपी हो जाता है क्योंकि कांग्रेस के अधिवेशन प्रत्येक साल होते रहते थे और पूरे भारत में एक किसी न किसी जगह पे होते रहते थे। तो यहाँ पे एक चीज हमको देखने को मिलती है कि गांधी जी इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हुए भी उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता सिर्फ एक बार करी थी, और वो भी कहाँ पे? कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन में। सन कौन सा? 1924 से। ये भी आईएमपी हो जाता है बहुत ही। तो ये हमको याद करके रखना है, 1924। और कौन सा अधिवेशन? बेलगांव का अधिवेशन। बेलगांव पड़ता कहाँ है? ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है, कर्नाटक में। ठीक है, तो ये आईएमपी फैक्ट है। अब इसी दौरान एक सत्याग्रह होता है, वाइकोम सत्याग्रह। हालांकि ये चीजें हम लोग धार्मिक आंदोलन में भी पढ़ेंगे, हालांकि मैंने वीडियो बनाया हुआ है वाइकोम सत्याग्रह, लेकिन यहाँ पे इसलिए बता रहा हूं कि क्योंकि यहाँ पे आरोही अवरोही क्रम में या सन के साथ सम्मिलित करने के लिए पूछ देता है, तो गलती ना होना पाए। वाइकोम सत्याग्रह ये हुआ था 1924-25 के दौरान, 24 से 25 के दौरान। ठीक है, तो इसको आप लोग 24 वाली तिथि में मत जाइएगा, 25 वाली तिथि में जाइएगा, मतलब आरोही क्रम में अगर अवरोही में सजाना होगा तो। अब ये हुआ कहाँ था? केरल में। और टी.के. माधवन ने इसकी अध्यक्षता करी थी, टी.के. माधवन। ठीक। 25 के बाद जो आईएमपी डेट एक आती है 1928 की, जिसको हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं, नेहरू रिपोर्ट। ये कब आई थी? ये शायद अगस्त में थी। हाँ, अगस्त 1928 में। ठीक, तो ये भी क्रम बहुत ही आईएमपी है, तो इसको हमको मतलब याद करके रखना है। ये वाला तो बहुत ही आईएमपी, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। और वाइकोम सत्याग्रह भी आया हुआ क्वेश्चन है, केरल में टी.के.
माधवन के द्वारा। इसके बाद नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित होती है। अब इसके बीच में भी कई सारी तिथियां हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इन तिथियों को लेकर के जा रहा हूँ। कुछ धर्म से संबंधित, धार्मिक आंदोलनों से संबंधित या कुछ संगठनों से संबंधित भी तिथियां हैं, उनको अलग से पढ़ेंगे। यहाँ पे पढ़ेंगे तो विषयांतर हो जाएगा। अभी राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित तिथियां ही हमको पढ़नी है। क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित तिथियां भी अगर इसमें हम लोग पढ़ते तो कई सारी तिथियां बीच में आती जाती, लेकिन वहां पे कंफ्यूजन हो जाता, विषयांतर होने लगता। और क्वेश्चन करता भी है तो क्रांतिकारी आंदोलन का अलग से कर देता है क्वेश्चन, और ये राष्ट्रीय आंदोलन का क्वेश्चन वो अलग से करता है। इसलिए हम पूरी तरह से, आप पेपर उठा करके देखिएगा, इन सारी तिथियों को बहुत ज्यादा से ज्यादा पूछा गया है एग्जाम में, इसलिए इस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस कर रहे हैं हम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, जिन्ना की 14 सूत्री मांग, जिन्ना की 14 सूत्री मांग इन्होंने मार्च 1929 में। अब जिन्ना की 14 सूत्री मांगे क्या थी, इसको हम लोग कॉन्सेप्चुअल में देख लेंगे, लेकिन ये वाली तिथि बहुत ही आईएमपी है कि जिन्ना की 14 सूत्री मांग वन लाइनर क्वेश्चन में भी पूछता है। और मैंने बार बार बताया है कि इसको सुमेलित करने के लिए आरोही अवरोही क्रम में आरोही अवरोही क्रम में सजाने के लिए भी, पदानुक्रमिक व्यवस्था में सजाने के लिए भी पूछता है। तो जिन्ना ने 14 सूत्री मांग की थी। अब 14 सूत्री मांग जो करी थी, ये ना तो कांग्रेस के लिए ही उचित थी, ना तो अंग्रेजों के लिए ही उचित थी, इसलिए इस मांग को अस्वीकार कर दिया गया था। अब ये मांगे क्या थी, इसको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में देखेंगे। लेकिन जिन्ना की 14 सूत्री मांग के बाद क्या होता है कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन इसके बाद होता है दिसंबर में। लाहौर अधिवेशन ये बहुत आईएमपी इसलिए बन जाता है, ये होता है दिसंबर 1929 में। ठीक है, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, इस अधिवेशन में गांधी जी को अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन गांधी जी ने इसको अस्वीकार कर दिया और अपने स्थान पे जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बना दिया था। और इसी अधिवेशन के बाद, चूंकि ये हुआ कहाँ था, लाहौर में हुआ था, इसी अधिवेशन के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पे प्रथम बार भारत का तिरंगा फहराया था। तो ये तिथि भी बहुत ही आईएमपी है, कब इन्होंने तिरंगा और किस नदी के तट से तिरंगा को फहराया था प्रथम बार। तो इन्होंने दिसंबर हुआ था ना, हाँ, इन्होंने, हाँ, जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पे, रावी नदी के तट पर भारत का तिरंगा पहली बार 31 दिसंबर 1929 को फहराया। तो ये वाली तिथि भी आईएमपी हो जाती है। रावी नदी के तट पे कांग्रेस का तिरंगा सर्वप्रथम किसने फहराया था, जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था। और फहराते हुए उन्होंने ये कहा भी था कि एक बार जब यह झंडा फहरा दिया गया है तो हमारे प्रत्येक देशवासी को यह ध्यान में रखना है। लंबा चौड़ा भाषण दे दिया था उन्होंने, दिया था कि जब तक एक भी भारतीय जिंदा है तब तक यह झंडा झुकना नहीं चाहिए। तो ये वाली तिथि आईएमपी है, 31 दिसंबर 1929, और लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929, और जिन्ना की 14 सूत्री मांग मार्च 1929। ठीक है, फिर एक तिथि आती है 31 जनवरी 1930। गांधी जी
की 11 सूत्री मांग। अब देखिए इन डेटों में बड़ा ही कंफ्यूजन होता है, इसलिए यहां से क्वेश्चन खूब आए हुए हैं आरोही अवरोही क्रम में सजाने के लिए। तो इन तिथियों को ध्यान में रखना है। नेहरू रिपोर्ट के बाद से जिन्ना की 14 सूत्री मांग मार्च 1929 में, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में, जवाहरलाल नेहरू ने किस नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर भारत का तिरंगा पहली बार कब फहराया था, 31 दिसंबर 1929 को, और 31 जनवरी 1930 को, 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने 11 सूत्री मांग रखी थी। और उनकी मांग को अस्वीकार जब कर दिया गया तो इसी के बाद क्या हुआ, देशव्यापी सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ दिया गया। तो अब देखेंगे हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन को कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की तिथि क्या है। ठीक है, इसको मिटा करके आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, हाँ ठीक है। अब अगले फैक्ट पे चलेंगे। जब वायसराय ने इनकी मांगों 11 सूत्री मांगों को अस्वीकार कर दिया, तब इन्होंने क्या किया, उस तिथि को देखना है 14 फरवरी 1930। 14 फरवरी 1930 को वर्धा कांग्रेस की वर्धा बैठक में देशव्यापी सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने का निर्णय लिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, 14 फरवरी 1930 को किस बैठक में, आपको ऑप्शन जाता है वर्धा बैठक में। क्वेश्चन आया हुआ है कि किस बैठक में देशव्यापी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया था, तो वर्धा बैठक में। ये चीज आईएमपी है। इसके बाद 12 मार्च 1930 को इन्होंने गुजरात के नवसारी जिला से क्या शुरू किया था, दांडी मार्च। तो ये चीज हमको ध्यान में रखना। दूसरा वाला, दांडी मार्च का प्रारंभ कब हुआ था, दांडी मार्च 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 अपने 78 सहयोगियों के साथ नवसारी जिला से दांडी तक की मार्च करी थी इन्होंने। हालांकि सविनय अवज्ञा आंदोलन में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, अभी सिर्फ तिथियों पर ही चलेंगे। और कब इन्होंने नमक कानून को भंग किया था, नमक कानून भंग किया था या तोड़ा था, कब ये पहुंचे थे दांडी, 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को। तो ये चीज बहुत ही आईएमपी है, 6 अप्रैल 1930 को। अगर देखा जाए तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की एक्चुअल तिथि जो डेट होगी शुरुआत की, वो 6 अप्रैल 1930 से ही, जैसे ही इन्होंने नमक कानून भंग किया वैसे ही पूरे देश में नमक कानून भंग करने का एक आंदोलन चल पड़ा। और कई सारी जगहों पर कई सारे बड़े नेताओं ने नमक कानून को तोड़ा था, गिरफ्तारियां दी थी वगैरह, सारी चीजें इसमें हुई थी। तो इस आंदोलन से भी 2-3 फैक्ट हैं जो आरोही अवरोही क्रम में सजाने के लिए आते हैं। जैसे कि इसी आंदोलन से संबंधित एक महत्वपूर्ण घटना है जिया तरंग
आंदोलन, ये कहाँ हुआ था? मणिपुर में। और उसके नेता कौन थे? रानी गैडिनल्यू। ठीक है, नागाओं का इन्होंने क्या किया था? नेतृत्व किया था गैडिनल्यू ने। और ये कहाँ पे हुआ था? जिया तरंग आंदोलन मणिपुर में हुआ था। क्वेश्चन आईएमपी है, आया हुआ क्वेश्चन है। और बाद में इनको अंग्रेज सरकार ने आजीवन कारावास की सजा दी थी। बाद में जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे तो इन्होंने इनको कारावास से मुक्ति दिलाई और इनको रानी की उपाधि दी थी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, रानी की उपाधि किसने दी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, अब अगला चलते हैं। इसी आंदोलन से संबंधित एक चीज और है, धरासना सत्याग्रह, बहुत ही वीआईएमपी। ठीक है, तो इसी आंदोलन में जिया तरंग आंदोलन के बाद धरासना सत्याग्रह हुआ था। इसकी तिथि है 31 मई 1930। धरासना सत्याग्रह पर मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, अभी यहाँ पे तिथि देख रहे हैं तो देखिए 31 मई 1930 को धरासना सत्याग्रह हुआ था। फिर इसके बाद सैनिक कोट्टा कारखाने पर हमला की घटना हुई थी। सैनिक कट्टा नमक कारखाने पर हमला, ये कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, तो सविनावज्ञा आंदोलन के दौरान बहुत सारी घटनाएं घटित होती है। जैसे दक्षिण भारत में नमक कानून तो तोड़ा नहीं जा सकता था, तो वहां पर वन कानूनों का उल्लंघन किया गया था। और बहुत सारे जैसे यूपी बिहार में करबंदी का आंदोलन चलाया गया था। तो मिला जुला करके सभी सविनावज्ञा आंदोलन के हिस्सा थे। इसी से संबंधित जादुई लालटेनें भी हैं। सूरत में बहुत सारे बच्चों ने, जब पुलिस ने उनकी ड्रेस को जो उनके हाथ से झंडे छीन लिए तो उन्होंने भारतीय तिरंगे की ड्रेस से सिलवा ली। तो कई सारी घटनाएं होती है जिसको सविनावज्ञा आंदोलन वाले चैप्टर में देख लेते हैं। अब सविनावज्ञा आंदोलन के बाद जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती है उसको, उस तिथियों को, महत्वपूर्ण घटनाओं संबंधित तिथियों को देखते हैं। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण तिथियां हैं वो है गोलमेज सम्मेलन से। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन देखेंगे कि कब होता है। 7वें फैक्ट में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, यहां से तिथि बहुत आईएमपी है, आता है 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, कहां पे हुआ था? इंग्लैंड के जेम्स पैलेस में। और कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था। कई सारी चीजें इससे संबंधित हैं। तो अभी तिथि को क्लियर करते हैं। 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 के बीच प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। इसके तुरंत बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन नहीं हुआ है। इसके तुरंत बाद क्या होता है, ये चीज बहुत ही आईएमपी है। इसके तुरंत बाद होता है, हाँ, 8वां, चूंकि कांग्रेस भाग नहीं लेती तो कांग्रेस को मनाने के लिए एक गांधी इरविन समझौता होता है, तो इसके बीच में होता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बीच में गांधी इरविन समझौता, ये होता है 5 मार्च 1931 को। इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे दिल्ली समझौता। ठीक है, अब इस समझौते में कई सारी बातें हैं। बड़े एग्जामों में क्वेश्चन आता है कि 5 मार्च 1931 को जो दिल्ली समझौता हुआ था इसमें कौन सी बात शामिल नहीं थी, ये चीज है। तो जब समझौते को पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसी दिल्ली समझौते के बाद 3 लोगों को फांसी दी जाती है, 3 क्रांतिकारियों को 23 मार्च
31 को। ये भी बहुत IMP है। 9वां फैक्ट देखेंगे हम लोग, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी कब होती है? 23 मार्च। इसीलिए 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, 23 मार्च 1931 को। अब यहाँ पे कई सारी घटनाएं घटित होती हैं। कई सारे लोगों ने आरोप लगाया कि गांधी जी ने इन लोगों को बचाने का प्रयास नहीं किया था, जबकि सच्चाई है गांधी जी ने इन लोगों को बचाने का प्रयास किया था, लेकिन अंग्रेज सरकार इस पर सहमत नहीं थी। इसीलिए गांधी इरविन पैक्ट के बाद, समझौते के बाद, इन लोगों को 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दे दी गई। और इससे युवाओं में, कांग्रेस के युवा रहे हों चाहे देश के युवा रहे हों, गांधी जी के प्रति क्रुद्ध हो गए थे, रोष प्रकट किया था उन लोगों ने। और यही कारण है कि इसके बाद एक कांग्रेस का विशेष अधिवेशन होता है जिसे कराची अधिवेशन कहा जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। 10वां फैक्ट में दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा सा चेक करें। हाँ, एक फैक्ट दिख जाएगा। तो 10वां फैक्ट हम देख लेते हैं कि मई में ही विशेष अधिवेशन की जरूरत हो जाती है। मई में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कराची में हुआ था। ठीक है, मई 1931 में ही। इसको हम कर लेते हैं मई नहीं, मार्च है, मार्च 1931 में। अब देखिए होता क्या है, चूंकि 23 मार्च के बाद ही अधिवेशन होता है। क्यों? इसका रीजन यह है कि इसके बाद चूंकि उनको फांसी दे दी गई थी, तीनों लोगों को, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव और राजगुरु को। तो होता क्या है कि मैंने बता ही दिया कि सभी लोग रुष्ट थे ही, एक युवाओं का वर्ग तो खासकर रुष्ट था गांधी जी से। तो इसी अधिवेशन में गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे। तो एक क्वेश्चन भी आता है कि इस अधिवेशन में गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे, तो आपका ऑप्शन देता है कराची अधिवेशन में गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे। और इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। ठीक है, ये दो क्वेश्चन बहुत ही IMP है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने करी थी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और इसमें कई सारी चीजें पारित की गई थी, जैसे इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और आर्थिक नीतियों से संबंधित कई सारे प्रस्ताव पारित भी किए गए थे। और गांधी इरविन समझौते को मतलब कह सकते हैं कि गांधी इरविन समझौते को इसी अधिवेशन यानी कराची अधिवेशन में ही मतलब समर्थित किया गया था या लागू किया गया था, माना गया था कांग्रेस के द्वारा। ये सारी चीजें यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। हालांकि अधिवेशन का अलग से वीडियो बनेगा, उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि इस अधिवेशन में क्या बातें हुई, कौन अध्यक्ष था, वगैरह वगैरह चीजें। अभी ये तिथियां बहुत IMP है, तो ये चीजें हमको याद में रखनी है कि ये क्रम है इनका, ये क्रम टूटने न पाए। ये क्रम अगर टूटेगा तो फिर यहीं से कंफ्यूजन होता है और आंसर गलत हो जाते हैं। चलिए मिटाते हैं, मिटा के आगे बढ़ते हैं फिर। अब इसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है, क्योंकि 5 मार्च 1931 के दिल्ली समझौते में यह समझौता हुआ था गांधी जी और इरविन के बीच कि जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होगा तो उसमें गांधी जी भाग लेंगे, और भाग भी लिया था गांधी जी ने। तो ये अब हम अगला देखेंगे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये हुआ था 7 सितंबर 1931 से लेकर के 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। ठीक है, इसके बाद दूसरा द्वितीय
सविनय अवज्ञा आंदोलन, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये हमारा 12 जनवरी 1932 से स्टार्ट हुआ था। 1932 को। होता क्या है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को निराशा हाथ लगती है, तो इन्होंने फिर जो है क्या कर दिया, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा कर दी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है कि द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो हमारी जो तिथि है यह है 12 जनवरी 1932 ईस्वी को। ठीक है, अब इसके बाद सांप्रदायिक पंचांग की बात आती है, जिसको कम्युनल अवार्ड कहते हैं। तीसरे फैक्ट में सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा, सांप्रदायिक पंचांग जिसे कम्युनल अवार्ड भी कहा जाता है, कम्युनल अवार्ड भी कहा जाता है, की घोषणा, घोषणा बहुत ही आईएमपी तिथि है इसकी है 16 अगस्त 1932। इसके बाद पूना समझौता होता है, पूना समझौता किसके किसके बीच, ये भी चीज आईएमपी है, गांधी और अंबेडकर जी के बीच, गांधी अंबेडकर के बीच होती है। ये होती है 26 सितंबर 1932। इसके बाद तृतीय गोलमेज सम्मेलन को भी देख लेते हैं। तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन ये होता है 17 सितंबर से, नहीं 17 सितंबर, हाँ 17 सितंबर से 17 सितंबर से, नहीं 17 सितंबर 1932, 17 सितंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक। प्रांतीय चुनाव 1937, प्रांतीय चुनाव 1937। ये सारी तिथियां बहुत ही आईएमपी है। चलिए अब यहाँ से फिर से देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है और यहाँ पे कई बार तिथियों को आरोही अवरोही क्रम में सजाने के लिए या सुमेलित करने के लिए ही पूछा हुआ है अधिक से अधिक। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931, ठीक है, से 1 दिसंबर 1931 तक चलता है। इसके बाद द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाता है 12 जनवरी 1932 को। इसके बाद सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा होती है, जिसको हम कम्युनल अवार्ड कहते हैं, 16 अगस्त 1932 को। इसके बाद पूना समझौता होता है। सांप्रदायिक पंचांग क्या था, सारी चीजें अगले वीडियो में। पूना समझौता गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था 26 सितंबर 1932 ईस्वी को। तृतीय गोलमेज सम्मेलन हालांकि 17 सितंबर से ही शुरू हो गया था, लेकिन 24 दिसंबर तक चला था, ठीक है। इसके बाद 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए थे, जिसमें कांग्रेस ने कई राज्यों में अपनी सरकार बनाई थी और लगभग 28 माह तक शासन किया था। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, 28 माह तक शासन कांग्रेस के मंत्रिमंडलों ने शासन किया था। हाँ, फिर इसके बाद अक्टूबर 1939 में, अक्टूबर 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दिया। इस्तीफा दिया, जिससे खुश होकर के 22 दिसंबर 1939 को
22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस या इसी को कहते हैं धन्यवाद दिवस मनाया। ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत ही आईएमपी हैं, यहाँ से सारी चीजें हम लोगों को याद होनी चाहिए। 28 वाला क्वेश्चन भी आईएमपी है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। फिर देखिए ये वाली चीज अक्टूबर 1939 में, ये हमको भूलना नहीं, अक्टूबर 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया था, जिससे प्रसन्न होकर के 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने क्या मनाया था, मुक्ति दिवस मनाया था या धन्यवाद दिवस मनाया था। ये सारे फैक्ट बहुत ही आईएमपी हैं, यहाँ से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए इसको आप भूलिएगा मत। चलिए एक बार और मिटाते हैं, फिर आईएमपी तिथियों को समाप्त करते हैं। फिर इसके बाद आता है दौर 8 अगस्त का। 8 अगस्त 1940 को क्या हुआ था? 8 अगस्त 1940 सॉरी यार, अगस्त प्रस्ताव लाया गया था। ठीक, तो इसके विरोध में 16 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत करी गई थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह, इसे दिल्ली चलो भी कहा जाता है। इसे दिल्ली चलो सत्याग्रह भी कहा जाता है। ठीक, अब इसके बाद एक तिथि और है 23 मार्च 1940 को ईस्वी को वर्धा से कांग्रेस की बैठक में देशव्यापी भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखिए यहाँ पे 8 अगस्त 1940 ईस्वी को अगस्त प्रस्ताव लाया गया था। अगस्त प्रस्ताव में डोमिनियन स्टेट आज की बात करी गई थी, इसीलिए कांग्रेस नाराज हो गई थी। 16 अक्टूबर 1940 ईस्वी को गांधी जी ने इसी से नाखुश होकर के व्यक्तिगत सत्याग्रह की घोषणा कर दी, इसे दिल्ली चलो सत्याग्रह भी कहा जाता है। 23 मार्च 1940 ईस्वी को वर्धा से गांधी जी ने क्या किया, कांग्रेस की बैठक में देशव्यापी भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की घोषणा कर दी। और चौथे फैक्ट में आएगा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 9 अगस्त 1942, 23 मार्च 1942 है ये। 9 अगस्त 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत।
सॉरी यार, 14 जुलाई है। तिथियां हैं ना, दिमाग में रहती नहीं है। 14 जुलाई 1942 ईस्वी को वर्धा से कांग्रेस की बैठक में देशव्यापी भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कर दी गई। शुरुआत करने की घोषणा करी महात्मा गांधी जी ने, और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो गई। और यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अंतिम लड़ाई थी। इसके बाद अंग्रेजों ने भारत के हवाले कर दिया, जिसको हमने देखा हुआ है। हाँ, इसमें 1940 और 42 के बीच में एक आध तिथि और है। इसमें है 1940 अक्टूबर के बाद हमको देखना है। 23 मार्च 1940, 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने अपने लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की। और अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना थे। तो ये वाला फैक्ट भी आईएमपी हो जाता है, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है। इसके बाद जो है भारत छोड़ो, ये 14 जुलाई की बैठक होती है। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन होता है, ये पहले होता है 16 अक्टूबर के बाद 23 मार्च वाली घटना होती है। इसके बाद फिर ये होगा 14 जुलाई वाला 1942 वाला होगा, और इसके बाद जो है 9 अगस्त 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन होता है। तो इसका क्रम थोड़ा सा उल्टा हो गया है। यहाँ 16 के बाद हम लोग 23 पर आएंगे। ठीक, ये चीज याद रहे, 16 के बाद 23, इसके बाद ये सारी चीजें होती है। और इसमें यहाँ से भी क्वेश्चन मैंने देखा हुआ है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कई सारी जगहों पे समानांतर सरकारों का गठन हुआ था। समानांतर सरकारें गठित हुई थी। ठीक है। तो यहां से भी क्वेश्चन आता है कि समानांतर सरकारों के गठन का क्रम क्या है। तो इसमें क्रम हमको नहीं भूलना है। एक है बलिया, सबसे पहली सरकार जो गठित होती है बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में। दूसरी तामलुक, और तीसरी गठित होती है सतारा। सतारा वाली सरकार सबसे ज्यादा दिनों तक चलती है। तो ये क्रम है इसका, सबसे पहले बलिया में, फिर तामलुक में, फिर सतारा में समानांतर सरकारों का गठन होता है। ठीक है। तो ये वाला क्रम यहाँ से आईएमपी हो जाता है। फिर इसके बाद अब कुछ और चीजें हैं जिसको 5 मिनट बाद इसको क्लियर करते हैं, बनाते हैं। इसको आज खत्म करना है। चलिए, थोड़ी लंबी क्लास हो गई थी, इसलिए थोड़ा सा ब्रेक लेकर के शुरू कर रहे हैं। अब कुछ तिथियां और हैं, 8 से 10 और तिथियां हैं। भारत को स्वतंत्र करा करके इसको समाप्त कर देंगे। एक प्रकार से ये बहुत ही उपयोगी क्लास आपको साबित होगी, आप देखिएगा। फिर हम लोग चलते हैं कुछ तिथियों पर और जो बहुत ही आईएमपी है। एक आजाद हिंद फौज का गठन, यहां से भी क्वेश्चन आता है। आजाद हिंद फौज का गठन ये कब हुआ था, इसकी तिथि भी हमको रट करके रखनी है। 1 लाइनर भी आ सकता है, बाकी आरोही अवरोही करके या सन के साथ सुमेलित करने के लिए आ सकता है। तो ये वाली तिथि भी हमको हमारे लिए बहुत ही आईएमपी, 21 अक्टूबर 1943। ठीक है। फिर होता क्या है, आजाद हिंद फौज के कैदियों पर मुकदमा चलाया जाता है, उसकी तिथि इसके बाद है। तो आजाद हिंद फौज पर मुकदमा या कैदियों पर मुकदमा कब चलता है, इसकी तिथि है नवंबर 1900 फौज पर मुकदमा ये 1945 है। 1945 है। कहाँ चलता है? लाल किले में।
तो यहाँ पे थोड़ी सी चलिए तिथि को थोड़ा सा आगे पीछे आप लोग कर लीजिएगा। फिलहाल 21 अक्टूबर 1943 आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था। आजाद हिंद फौज पर मुकदमा या कैदियों पर मुकदमा नवंबर 1945 में चला था लाल किले में। भूला भाई देसाई इसके मुख्य वकील थे। जवाहरलाल नेहरू, आशफ अली भी इनकी तरफ से लड़ी हुई थे। अगला अगर देखा जाए तो एक आता है, इससे पहले आता है CR फार्मूला, CR राजगोपालाचारी फार्मूला। C राजगोपालाचारी फार्मूला ये आता है 10 जुलाई 1944। ठीक है, 1944। इसके बाद बेबेल योजना, बेबेल योजना ये कब आती है हमारे सामने? ये आती है 14 जून 1945। 14 जून 1945 शिमला सम्मेलन। इसके बाद शिमला सम्मेलन होता है, ये है शिमला सम्मेलन 25 जून 1900, ये भी 45 ही है। आम चुनाव कब होते हैं? आम चुनाव दिसंबर 1945 में। एक महत्वपूर्ण घटना घटित होती है, शाही नौसेना विद्रोह। शाही नौसेना विद्रोह ये है 18 फरवरी 1946। फिर इसके बाद कैबिनेट मिशन आता है, कैबिनेट मिशन ये आता है मार्च में। एग्जैक्ट तिथि होगी 24 मार्च 1946। फिर एक है हमारे संविधान सभा का गठन। हाँ, संविधान सभा का गठन ये हुआ था जुलाई में, जुलाई 1946। इसके बाद सीधी कार्यवाही दिवस, सीधी कार्यवाही दिवस, सीधी कार्यवाही दिवस ये हुआ था 16 अगस्त 1946। इसके बाद अंतरिम सरकार का गठन, अंतरिम सरकार का गठन हुआ था ये 2 सितंबर 1946। फिर इसके बाद इटली की घोषणा, प्रधानमंत्री इटली की घोषणा ये हुई थी 20 फरवरी 1947। ये सारी तिथियां बहुत ही IMP है, इसलिए इस पर हम लोगों ने जिक्र किया, बातें करी। चलिए इसको यहाँ पर अब देख लेते हैं, फिर इसके बाद इसको समाप्त कर देंगे, क्योंकि 2-3 तिथि और बची हुई है। इटली की घोषणा हो गई 20 फरवरी 1947 को। अब
माउंटबेटन योजना, बेटन योजना, ये हमारी थी 3 जून 1947। अब इसके बाद आ जाता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। कब पारित हुआ था ब्रिटिश संसद से? तो ये है हमारा 18 जुलाई 19